मकसद की बात तो ऐसी है कि आप जानते हैं बड़े लेवल पे कि तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने इस देश में दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ उठाई, आज कहीं ना कहीं वर्तमान समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़ी मुखरता से इस समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। उनके ऊपर हमला करने का मेन मकसद यही है कि बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसको दबाया जाए। दलित समुदाय से जो एक उभरता हुआ नेता, एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, उस लीडरशिप को डराया जाए या उसको बिल्कुल, हालांकि वो जो प्रयास था वो हत्या का ही था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, फिर आपकी सड़कों पे ये माफिया क्या कर रहे हैं? माफिया राज का अंत बोलते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और बोला भी जाता है कि कानून व्यवस्था सुधरी है बीजेपी के आने के बाद। देखिए, विशेष वर्ग और विशेष जाति को मिट्टी में मिलाने आए योगी जी। अगर माफियाओं की बात करें तो एक लंबी लिस्ट एक अपर कास्ट में भी है, उनको क्यों नहीं मिला रहे मिट्टी में? क्यों ये दम्भ जो निकल के आते हैं कहीं भी, चाहे एनकाउंटर का मामला ले लो आप, चाहे अचानक कोई गोली मार दे, फिर नारे लगाए एक अलग ही उसके, फिर उसके बाद इस तरह का कल जो घटनाक्रम हुआ, देखिए कल का जो घटनाक्रम है वो हालांकि बर्दाश्त करने वाला तो नहीं था। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अभी वर्तमान समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम जैसे तमाम नौजवान युवा लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं इन सामंती ताकतों से, इन जातिवादी ताकतों से, और लड़कर एक वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव, पेरियार और तमाम बहुजन महापुरुषों ने जो उनका आंदोलन था, जो उनका सपना था, जो मान्यवर कांशीराम साहब 2006 को उस आंदोलन को छोड़कर चले गए, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शायद आज जो दलित है वो मूछें रखने लगे हैं, वो काफिलों में चलने लगे हैं, वो बड़ी मुखरता से अपनी बात रखने लगे, तो वो चुभने लगे हैं। आप बोल रहे चुभने लगे हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो लगातार क्रांतिकारी चीज़ें करती है, लगातार ऐसे वर्गों की आवाज़ उठाती है जो पिछड़े हैं हमारे देश में। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या जो विपक्ष है हमारे देश में, जिसका होना बहुत महत्वपूर्ण होता है एक लोकतंत्र देश में, उसको दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है? नहीं, इसमें दोहराए कहाँ है? आप ये बताइए ना कि हमला किस लिए हुआ? हमला इसीलिए तो हुआ कि उसको मार दिया जाए, और फिर जो बहुजनों की आवाज़ को बड़ी मुखरता से उठा रहे हैं उस आवाज़ को दबा दिया जाए। और जब वो व्यक्ति दब जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नौजवान वर्ग जो है, जो उनको फॉलो करता है, वो भी दब जाएगा। एक दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। जैसा कि आपने बताया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसमें दोहराए क्या है? मैं बता देती हूँ एक बार जनता को। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हॉस्पिटल में ही हैं, वो भी उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया है। कल भी उन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने जनता से, अपने जो भीम आर्मी है उनसे अपील की थी कि शांति बनाए रखें, हम संविधान के हिसाब से चीज़ें करेंगे। और आज ट्वीट के माध्यम से सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, और सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को बोला कि वो अपना त्याग पत्र दे दे, क्योंकि वो यूपी की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, वो भी यूपी के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं सीधा? किस प्रकार से? अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं किसी घर का मुखिया हूँ और उस घर में कोई ट्रेजेडी होती है तो उसका पहला जिम्मेदार तो मैं ही होता हूँ ना। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर खुलेआम इस तरह का डर का माहौल, दहशत बनाई जा रही है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री तो लेगा। दूसरे स्टेट में कोई घटना हो जाए तो तुरंत हम लोग मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं। तो फिर आप क्या लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं? आप क्यों नहीं दे सकते इस्तीफा जब इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं? कहीं अतीक को, हालांकि ठीक है अतीक माफिया था या कुछ भी था, लेकिन जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है तो लोकतंत्र की हत्या ही है ना। कि पुलिस के घेरे में आके कोई भी मार के चला जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी के काफिले से किसी से मिलने जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। तो क्या लोगों को मारने की सियासत चल रही है? लोगों को जान से मारने की सियासत चल रही है प्रदेश के अंदर। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहाँ पर जो सोशल मीडिया पोस्ट आई है, उनके कमेंट्स अगर आप देखें, क्योंकि हम देखते हैं सारी चीज़ें, वहाँ पर ये भी जताया जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है। मैं बताता हूँ ना जी, बोल रहे हैं कि 2024 नज़दीक है, इसलिए उभरने के लिए या जनता की आंखों में आने के लिए पूरा प्री प्लान्ड हो सकता है ये। देखिए, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? अगर लोगों को ये लगता है कि ये सियासत है तो मैदान में उतर के समाज के लिए, कौम के लिए आवाज़ उठा के देखिए, तब पता लगेगा कि किन मुश्किल समय से वो नौजवान गुजरता है। आज हम अगर काम कर रहे हैं, हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है समाज देखने नहीं आ रहा है।
लेकिन हम जिस तरीके से मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों? आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पता है हमें नहीं मिलने वाला है कुछ। क्रांतिकारियों की उम्र बहुत कम रहती है। आप शहीद अशफाकुल्लाह खां को उठाइए, भगत सिंह को उठाइए, चंद्रशेखर आज़ाद को उठाइए, 23, 30, 32 साल की उम्र में ये देश के लिए कुर्बान होकर चले गए। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सियासत है, दूसरे बोलते हैं समझ आता है। यहाँ सबसे बड़ा दुख जब होता है, पीड़ा जब होती है, जब इसी मूवमेंट के लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों को सामने रखते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये तो एक ड्रामा है। क्या मरने का इंतज़ार कर रहे हैं साहब? मरने के बाद ये महसूस होगा कि ड्रामा नहीं है, वाकई में जो है अंजाम वो हत्या का ही था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक आवाज़ को भी उठा रहे हैं, बहुजन जागो मार्च, यानी कि बहुजन नेताओं को साथ लाने के लिए। आप मुझे बताइए कि टुकड़ों में बटे हुए समाज के साथ इस तरह के घटनाक्रम ही होंगे जो समाज टुकड़ों में बटा रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, जो जिस समाज के नेता ये कहते हैं कि हम समाज को एक करने आए हैं और वो खुद बटे हुए हैं, वो खुद बिखरे हुए हैं, तो क्या वो समाज कभी एक हो सकता है? किस प्रकार से बिखरे हुए आप कह रहे हैं? हाँ, किस प्रकार से नहीं बिखरे हुए हैं आप बताइए। कितनी पार्टी हैं? अच्छा, इसलिए आप बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है। बिहार चले जाइए, तमाम जगह अपने अपने दल बनाए हुए लोगों ने। क्या हम इस तरह शासक बन सकते हैं? जब एनडीए यूपीए बन सकता है तो हमारा गठबंधन क्यों नहीं हो सकता इस तरह का, ताकि हम लोग देश की सत्ता पे काबिज हो जाएं? जब हम लोग देश की सत्ता पे काबिज होंगे, मान्यवर कांशीराम साहब उन्होंने कहा कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण और अत्याचार नहीं होते हैं। और आज ये शोषण, आज ये घटनाक्रम जो हो रहे हैं, दिन दहाड़े जो गोलियां चल रही हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। आज देखिए ना, हमारी पॉलिटिक्स का पतन हो रहा है। आज लोग हमें कमज़ोर समझ रहे हैं, इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पतन हो रहा है। समाजवादी पार्टी की आपने बात की है, अखिलेश यादव का ट्वीट आया इसी घटना को लेकर। उन्होंने साफ साफ बोला, और जो मेन चीज़ निकल कर आई, उन्होंने उन अपराधियों को सत्ता संग्रह में बोला। उन्होंने बोला कि सत्ता पक्ष जो है उन्होंने उसको संभाल कर रखा है, अपराधियों को शय दे रहा है। ये कहाँ तक सही है? हम इस बात में एक और बात मिला के ये कह देते हैं कि ये मुट्ठी है, और योगी आदित्यनाथ जी तो कहते ही हैं कि हमारी मुट्ठी में है प्रदेश। और जब उनकी मुट्ठी में है प्रदेश, तो इस तरह के घटनाक्रम जब हो रहे हैं तो उनकी मुट्ठी से तो निकल के गया होगा कोई। जब भी तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो जो उन्होंने कहा वो सही कहा बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, जबकि उनके तरफ से उल्टी ही सारी चीज़ें आती हैं? अच्छा एक बात बताइए, तमाम विपक्ष के नेताओं ने, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने, सबने ट्वीट किया। क्या एक भी सहानुभूति का ट्वीट या एक भी कानून व्यवस्था के खिलवाड़ को लेके या पुलिस या खिलवाड़ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके योगी आदित्यनाथ जी ने कोई ट्वीट किया या कुछ इस तरह की बातें की? ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद का कहाँ मतलब है? ये तो नहीं होने चाहिए। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस घटनाक्रम पे कुछ ना कुछ तो बोलते। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो यही लगेगा ना कि बैकडोर से आपके द्वारा ही जो है अपराधियों को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया। समाज को तो यही लगेगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि सही में कहीं ना कहीं क्या ये निशाना है 2024 का? क्योंकि 2024 के इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं। बात छेड़ी है तो हम कहेंगे। मैं यहाँ समाज के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हुआ ऐसा, कल को आपकी बारी भी हो सकती है। ऐसा ही बोला है बिल्कुल ट्वीट में। मैं ये कह रहा हूँ कल को आपकी बारी भी हो सकती है। वही वाली बात है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है और आग के पीछे तेज हवा है। अगला नंबर आपका है। मेरी मौत पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बेहद खूब यही बताने की कोशिश है कि जिस प्रकार से अगर ऐसे हमले बढ़ते रहे, कोई आम आदमी नहीं थे। और ये भी सवाल है सर कि अगर एक पार्टी के चीफ के साथ ये हो सकता है, अगर जो इंसान बार बार इतनी आवाज़ उठाता है, जिसके पीछे इतनी जनता खड़ी है, अगर उनके साथ ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा प्रदेश? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ अब तो बड़े लेवल पे समाज को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अपने समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अब क्या, वो तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, हम तो कुछ भी नहीं है। हम मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पैदल मार्च निकालेंगे, बहुजन जागो मार्च। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कहीं कहीं पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भीम आर्मी के द्वारा। लेकिन अभी भी हमें तो ऐसा लगता है कि अभी भी शायद सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अभी भी सिक्योरिटी नहीं दी गई तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि हाँ, उनके द्वारा ये लगातार हमले करवाए जा रहे हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ये उभरता हुआ नेता जो है ये ख़त्म हो जाए।
अच्छा, एक आखिरी सवाल से सर खत्म करना चाहूँगी। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जो बहुजन मिशन मूवमेंट वो चला रहे हैं बहुजनों को इकट्ठा करने का, उसको रोकने का प्रयास था ये। अच्छा, आज देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़ी मुखरता से बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं। देखिए मान्यवर कांशीराम साहब 2006 9 अक्टूबर को इस आंदोलन को छोड़कर गए। इसके बाद माननीय बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने बहुत काम किया, उनके संघर्ष को हम लोग कभी नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने जितना समाज के लिए किया, मुझे नहीं लगता कि इतना एक सत्ता में बैठने के बाद किसी और ने किया होगा, खासकर एक महिला। और महिला की ज़िंदगी में कितनी पीड़ा होती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे। सामाजिक कुरीतियों का सामना करने के बाद माननीय बहन जी ने घर परिवार सब कुछ छोड़ के समाज के लिए काम किया। उसके बाद वर्तमान समय में, मतलब यहाँ बात किसी के कटाक्ष करने की नहीं है, वर्तमान समय में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं, समय परिवर्तन चाहता है और वो कहीं ना कहीं हो भी रहा है अपने आप। चंद्रशेखर आज़ाद निकल के आए सहारनपुर की धरती से, उन्होंने काम किया, नौजवानों में अपना एक अलग उनका स्वैग है। तो इस चीज़ को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, समाज को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। समाज को दूसरे, मैंने एक चीज़ देखी है, आरएसएस है और वहाँ भी जो भगवा झंडा उठा लेता है ना, वो उसको अपने अंदर समा लेते हैं। वो चाहे फिर आरएसएस की बुराई करता हो, चाहे वो भाजपा की बुराई करता हो, क्योंकि वो एक समुंदर है। आरएसएस जो है वो एक अपनी विचारधारा का समुंदर है और वो चाहे गंदी नाली हो उनकी विचारधारा की, चाहे वो बिल्कुल गंदा पानी हो, ख़राब पानी हो, तो जो समंदर होता है वो सबको सोख लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि माननीय बहन जी जो है वो समुंदर हैं और उन्हें, अगर उन्होंने आज भी विचार नहीं किया, आज भी नहीं सोचा, हमें पता है कि 21वीं सदी में आज भी बहुजनों की आप सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन आपकी जो चुप्पी है वो चुप्पी कहीं ना कहीं हताहत करती है। हम नहीं पहुंच सकते हुए इतनी बड़ी लीडर की तह तक कि वो आखिर क्या सोच रही हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सबने ट्वीट किया, माननीय बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, बहुत सवाल हैं और इसको लेकर बड़े सवाल हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं तो अपनी इतनी हैसियत भी नहीं समझता कि मैं उनके सामने ये सवाल भी रख सकूँ कि आपने ट्वीट क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, मन में कसक इस चीज़ की ज़रूर है कि राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर बहन जी ने ट्वीट नहीं किया तो पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी को तो ट्वीट करना चाहिए था। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के बिना हम लोग राजनीतिक परिवर्तन कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो तो पिछड़ ही गया है। सामाजिक परिवर्तन तो वो था कि राजनीति गई तेल लेने, मेरे समाज के व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो इस गलत के खिलाफ जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा हम उसके साथ खड़े हैं मुखरता से। अब हमें नहीं पता, हम तो इसमें सवाल भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुखी है पर सच में।